चैप्टर 5 देख रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन। एक बॉब है जिसका मास दिया हुआ है 0.1 kg। यह सीलिंग से लटका हुआ है और स्ट्रिंग की लेंथ है 2 मीटर, यानी कि कुछ इस तरीके से ये बॉब है और इसका मास दिया हुआ है और ये लेंथ भी दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका 2 मीटर है। ये ऑसिलेशन में गया, यानी कि इस पोजीशन तक जाएगा, रुकेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ तक जाएगा। The speed of the bob at its mean position is 1 meter per second। ये मीन पोजीशन होती है, ये एक्सट्रीम पोजीशन होती है। ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है। यहाँ पर इस बीच में इसको मीन पोजीशन कहते हैं। What is the trajectory of the bob if the string is cut when the bob is, अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने इसको कट किया तब क्या होगा, और यहाँ पर कट किया तब क्या होगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 हो जाती है, फिर ये वापस ग्रेविटी के कारण यहाँ पर वापस आता है, फिर यहाँ तक जाता है। यानी कि ये दोनों कंडीशन में, ये दोनों सिचुएशन में, एक्सट्रीम पोजीशन में इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 होगी। यदि आप इस जगह पे इसको काट करें तो फिर ये नीचे की तरफ गिर जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे। और अगर इस मीन पोजीशन की बात करें तो वेलोसिटी इसकी यहाँ पर 1 मीटर पर सेकेंड है। अब अगर मैं इसको पूरा सर्कुलर पूरा कर दूँ करके, तो आप देखेंगे कि इसका जो डायरेक्शन होगा इस समय टेंजेंशियल होगा, मतलब सर्कल के इस टेंजेंट डायरेक्शन में होगा। यदि आप यहाँ पर कट करते हैं मेन पोजीशन में, तो क्योंकि ये यहाँ मूव कर रहा है तो इस तरीके से जाके ये गिरेगा, यानी कि एक प्रोजेक्टाइल पाथ लेगा। और इसके पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि जब ये इधर मूव कर रहा होगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वेलोसिटी आपको दी गई है वो इसके पास होगी। तो यहाँ पर इस तरीके से एक पैराबोलिक पाथ लेगा। यहाँ पर भी क्योंकि ये है तो इसका भी मूवमेंट वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगा। एक बंदा है जो मास जिसका 70 kg है। अब ये वेइंग स्केल पे खड़े हैं, एक लिफ्ट है जो मूव कर रही है, यानी कि इस तरीके से एक लिफ्ट है और साहब यहाँ खड़े हुए हैं। अब आपको बताना है, जब अपवर्ड जाएगी यूनिफॉर्म स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, डाउनवर्ड जाएगी, ये लिफ्ट की बात हो रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अपवर्ड जाएगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और रीडिंग क्या होगी ऑन द स्केल इन ईच केस, क्योंकि ये यहाँ पर एक वेइंग स्केल पे खड़े हुए हैं, 70 kg के हैं। और एक और है इसमें, व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ द लिफ्ट मैकेनिज्म फेल्ड एंड इट हर्टेड डाउन फ्रीली अंडर ग्रेविटी। एक समस्या अगर आ गई और ये लिफ्ट जो है फ्रीली नीचे की तरफ गिर रही है, तब क्या होगा रीडिंग लिफ्ट मैकेनिज्म का, मतलब रीडिंग क्या होगी अगर लिफ्ट मैकेनिज्म फेल हो जाता है। तो एक एक करके देखते हैं इसको। मास जो दिया हुआ है आदमी का वो 70 kg है, और क्योंकि पहली कंडीशन में ये वाले में यूनिफॉर्म स्पीड है, कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो अगर ये इनका यू mg लग रहा है, एक रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा जिसको हम r मान लेते हैं, वर्टिकली अपोजिट होगा mg के, तो हम ये कह सकते हैं कि ये r माइनस mg ma के बराबर होगा। ma जो है वो नेट फोर्स लग रहा है, हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, और नेट फोर्स कितना लग रहा है r माइनस mg, तो इसी को हम r माइनस mg के बराबर कर दे रहे हैं। अब क्योंकि ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, तो अगर इस सिनेरियो में हमको यहाँ एक्सीलरेशन 0 करना पड़ेगा, तो mg को इस तरफ करेंगे, r इक्वल टू mg हो गया, m कितना है 70 और g है ग्रेविटी 10, तो 700 न्यूटन हो गया। तो वेइंग स्केल में कितना आएगा जो वेट, आप इस 700 को ग्रेविटी से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 700 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 70 kg आएगा। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, यहाँ से मास तो 70 kg रहेगा और एक्सीलरेशन अब जो है वो डाउनवर्ड की तरफ है इस तरीके से। अब अगेन सेम सिनेरियो हम लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे, रिएक्शन फोर्स mg, और साथ में ये रिएक्शन फोर्स, और mg आपके किसके बराबर होगा, ma के बराबर। ध्यान रखिएगा कि ये बॉडी लिफ्ट भी नीचे जा रही है और आदमी भी नीचे जा रहा है, इसलिए हमने r और mg को जोड़ा है।
तो आर प्लस एम जी क्या हो जाएगा आपका एम ए के बराबर, एम जी को इस तरफ ले आइए, एम जी माइनस ए हो जाएगा, आर इक्वल टू एम जी माइनस ए। 10 ग्रेविटी है, एक्सीलरेशन 5 दिया हुआ है, तो 70 इंटू 5 यानी कि 350 न्यूटन आ जाएगा। इसको जी से डिवाइड करेंगे 10 से, तो 35 kg इनका वेट दिखाई देगा। अब ये लिफ्ट जो है ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है। तो अब यहाँ सिनेरियो, क्योंकि ये ऊपर जा रही है, वेट नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन ये रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ हो रहा है, तो आर माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, जो हमने पहले शुरुआत की थी, बातचीत जब शुरू की थी हमने इस सवाल के लिए, तो एम जी प्लस है यानी कि 10 + 5, ग्रेविटी 10 है, एक्सेलरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में है, आपके जो पिछला था उसके अपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ पर 10 + 5 कर देंगे, 70 × 15 यानी कि 1050 न्यूटन, और जी यानी कि 10 से डिवाइड कर देंगे तो 105 kg आएगा। अगर लिफ्ट अब किसी कारण से कोई नुकसान या कोई समस्या आ जाती है और ये कट जाता है, कुछ फेल हो जाता है, तो ये फ्रीली गिरेगी, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ग्रेविटी के बराबर है। लेकिन जब ये नीचे जा रही होगी, तो हम देखिए हमने नीचे के लिए क्या लिया था, जब ये नीचे जा रही थी, नॉर्मल नीचे जा रही थी बगैर स्ट्रिंग के कटे हुए, वही यहाँ पर करेंगे आर प्लस एम जी इक्वल टू एम ए। लेकिन इस सिचुएशन में ग्रेविटी और एक्सेलरेशन बराबर हो गए, एम जी को इस तरफ कर लीजिए, ग्रेविटी एक्सेलरेशन बराबर हो गए, इसका मतलब जी और ए बराबर है, तो एम इंटू जी माइनस जी यानी कि 0 हो गया। तो आप देखेंगे कि अगर ये फ्री फॉल होगा, अगर ये किसी कारणवश ऐसा हो जाता है, तो जो वेट स्केल यहाँ रखी है उसमें 0 दिखाई देगा, यानी कि अगर मैं 0 को ग्रेविटी से डिवाइड करूँ जैसे हमने यहाँ किया, 0 kg आएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो आदमी है उसको वेटलेसनेस फील होगी। इस फिगर में आपके पास xt ग्राफ है, यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ है, पार्टिकल है, मास 4 kg दिया हुआ है इसका। आपको बताना है फोर्स जब टाइम 0 से कम हो, जब टाइम 4 से ज़्यादा हो, और 0 से 4 के बीच में हो, यानी कि आपको 0 से 4, 0 से कम, 0 से 4 और 4 के बाद, ये बताना है। साथ में आपको इम्पल्स बताना है t = 0 पे, t = 4 पे, 1 डायमेंशन मोशन लेना है यहाँ पे। बहुत ध्यान से देखिएगा, xt ग्राफ ये है, यानी कि 0 से लेकर 4 तक ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिख रही है आपको। क्यों? क्योंकि ये 3 जो भी आप यूनिट ले, 0 मतलब 4 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है। उसके बाद देखिए आप, ये मतलब कुछ स्लोप है इसमें, यहाँ पर स्लोप नहीं है, यानी कि इसके बाद 4 के बाद ये इसी डिस्टेंस पे रहता है, यानी कि कुछ रेस्ट पे दिख रहा है। तो अगर आप इस t < 0 को देखें यहाँ से इससे कम पे, तो जो पार्टिकल की पोजीशन है वो टाइम एक्सिस के साथ ही है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 0 है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब जरा 4 के ऊपर निकलते हैं। अब देखिए जो ये वाला ग्राफ है, ये बता रहा है जो पोजीशन है पार्टिकल की वो पैरेलल है टाइम एक्सिस से, ये और ये दोनों पैरेलल है। इसका मतलब 3 मीटर पे आके ये रुक गया है, मतलब 3 मीटर पे आके ये रेस्ट पे आ गया है। इसका मतलब कोई फोर्स इस पे काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर भी ये बात हो गई। अब जरा इनके और इनके बीच में लेते हैं, 0 और 4 के बीच में लेते हैं। इसमें एक कांस्टेंट स्लोप दिख रहा है आपको, यानी कि एक्सेलरेशन होगा और एक्सेलरेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हम dx/dt लेंगे वो वेलोसिटी होता है, स्लोप इसका देखिए, और वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, और एक्सेलरेशन होता है dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। लेकिन यहाँ तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 है। ओके, तो इस तरीके से अब फोर्स जो यहाँ पर है वो भी 0 होगा, तीनों ही कंडीशन में फोर्स आपको 0 मिल रहा है। अब जो अगली चीज पूछी गई है, इम्पल्स पूछा गया है t = 0 पे और t = 4 पे। तो ये इम्पल्स क्या होगा t = 0 और t = 4 पे, इसको देखेंगे जरा। इम्पल्स निकालने के लिए हम जानते हैं हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, फोर्स इंटू टाइम,
या इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम भी होता है। चेंज ऑफ मोमेंटम को ही इम्पल्स कहते हैं, यानी m इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस m इंटू इनिशियल वेलोसिटी। मास है पार्टिकल का 4 kg, टाइम t इक्वल टू 0 पे, टाइम जब 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी 0 है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी पार्टिकल की, वो आपको यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, जिसमें मैंने बताया v होता है dx बाई dt, x बाई टी, ये तो तब आता है जब डेल्टा टी आप बहुत कम लेते हैं। x कितना है इसमें 3, t कितना है 4, x ये है 3 और y है, मतलब जो टाइम है वो 4 है, तो 3/4 वेलोसिटी हो गई इसकी। चलिए रख देते हैं कि करके, मास को बाहर ले लीजिए, v माइनस यू करिए, v आपके पास ये है, u आपके पास ये है, दोनों को रखिए, 4 इंटू 3/4 माइनस 0 यानी कि 3 kg मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं t इक्वल टू 4 सेकेंड पे। t इक्वल टू 4 सेकेंड पे क्या हो गया, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि अभी ये रेस्ट पे आ गया। इनिशियल वेलोसिटी हमने 3/4 निकाला, ये फाइनल वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी, इसी फॉर्मूले में बिल्कुल सेम जो हमने फॉर्मूला लिया, बिल्कुल ये वाला, यहाँ पर ये दोनों वैल्यू रख लेते हैं, 4 0 माइनस 3/4, इस बार ये 3/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 4 तो कैंसिल हो जाएगा जैसे यहाँ हुआ था, माइनस 3 kg मीटर पर सेकेंड। दो बॉडी है, मास 10 kg दिया हुआ है, 20 kg दिया हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी गई है, केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, और ये एक स्ट्रिंग के जो 2 एंड्स हैं उस पे बांधी गई। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स 600 न्यूटन का अप्लाई किया गया ए पे, ए और बी, ये जो है ये डायरेक्शन जो है इसका बी जब अप्लाई किया गया तो ये डायरेक्शन स्ट्रिंग के अलाउंग है, इस तरीके से अगर ये बंधा हुआ है तो स्ट्रिंग के अलाउंग है। आपको बताना है कि टेंशन क्या होगा स्ट्रिंग में हर ये दोनों केसेस में। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स आपको दिया हुआ है 600 न्यूटन, ए पहले बॉडी का मास दिया हुआ है यानी कि इसका m1 दिया हुआ है आपको 10, ये है m2, ये दिया हुआ है आपको 20, टोटल मास क्या हो गया सिस्टम का 10 प्लस 20 यानी कि 30 kg हो गया। अब हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज करेंगे, तो पहले कंडीशन में यहाँ पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप फोर्स को मास से डिवाइड कर देंगे। 600 आपका फोर्स लग रहा है, 30 मास है पूरे सिस्टम का, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। अब जब फोर्स अप्लाई हुआ बॉडी ए पे, यानी कि हमारे पास बॉडी बी है, ये ए है, जब हमने ए पे अप्लाई किया, इस तरीके से फोर्स अप्लाई किया, तो हमारी इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, ए का बता रहा हूँ आपको, ये ए है, तो यहाँ पर फोर्स लग रहा है, ये टेंशन आपका अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो F माइनस टी यही तो इसका एम ए होगा, है ना, एम यहाँ पर क्या लेंगे, इस ए का लेंगे, तो F माइनस टी हो गया आपका एम ए। अब t निकालना है तो f को इधर कर दीजिए, या m1 को इधर कर दीजिए, t को इधर कर दीजिए, तो t इक्वल टू f माइनस m1 हो जाएगा। m आप यहाँ पर 10 लेंगे क्योंकि a के बारे में बात हो रही है, और एक्सेलरेशन अभी आपने 20 निकाल लिया था, तो इसको रखेंगे 400 न्यूटन आएगा। अब अगर फोर्स आपने लगाया b पे, सिमिलर सिनेरियो बन रहा है, ये f है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ मैं, ये f है, ये t है, और अब ये जो बॉडी हो गई b, इसका वेट है 20, तो ये f माइनस टी विल बी इक्वल टू, अब इसके m2 हो जाएगा, जैसे ये m1a था, ये m2a हो जाएगा। तो इसी तरीके से रीअरेंज करेंगे, टेंशन आ जाएगा आपका 600 माइनस, अब मास यहाँ पर 20 लेंगे, एक्सेलरेशन आपका 20 यानी कि 200 न्यूटन आ गया। दो मासेस हैं 8 kg और 12 kg। अब ये कनेक्ट किए गए एक इन एक्सटेंसिबल यानी कि जो खींच नहीं सकती ऐसी स्ट्रिंग के एंड में इस तरीके से आपने बांधा है इसको, लेकिन ये एक फ्रिक्शनलेस पुली पे जा रहा है, यानी कि एक ऐसी पुली होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको एक्सेलरेशन निकालना है मासेस का और टेंशन निकाला है स्ट्रिंग का जब आपने मास को रिलीज किया। ये एक पुली है इस तरीके से, यहाँ पर एक और यहाँ पर दो,
मतलब जैसे यहाँ दिया हुआ ये 8 kg यहाँ पर बंधा हुआ है और इस जगह पे 12 kg। अब पूरा सिस्टम इस तरीके से हो गया, दो मासेस है आपके पास, एक पुली है, इसको इस तरीके से दिखाया जा सकता है। M1 इसमें 8 kg है, M2 आपका 12 kg। टेंशन T इस तरफ लग रहा है, इसका एक्सेलरेशन इसका कहाँ किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ, और इसके लिए एक्सेलरेशन होगा डाउन, नीचे की तरफ। तो अब जो मास M2 है, आप देखिए 12 kg हैवी है, तो 12 kg नीचे आएगा, 8 kg ऊपर की तरफ चल जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन A से नीचे आएगा, उसी एक्सेलरेशन से 8 ऊपर जाएगा। फिर से मैं इसको इस से बना देता हूँ, ये 12 है, ये 8 है, ये आपका ये मास M1 हम 8 kg ले लेते हैं, ये M1 है, ये M2 है। जैसे आपने देखा ये टेंशन इस तरीके से लग रहा है। तो क्योंकि मास M2 नीचे की तरफ आ रहा है, M1 ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम अगर देखें तो पहले मास के लिए, इसके लिए जो T यहाँ लग रहा है और इसका जो M1G लग रहा है, तो T माइनस M1G यही MA के बराबर होगा। और इस केस में क्या होगा, ये MG T। अब देखिए यहाँ पर टेंशन क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए T माइनस M1G लिया, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए मतलब ये फिर वेट ज़्यादा है, मतलब MG ज़्यादा है T से, तो MG माइनस T होगा M2A के बराबर, या मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। ठीक है, तो अब इसको हम कंबाइन कर देते हैं इन दोनों को, और ये इसको हम MA कर देंगे, इसको ये MA होगा, क्यों, क्योंकि टोटल मास हम लेंगे M1 प्लस M2। अब इसमें जब इसको हम कंबाइन करेंगे इस इक्वेशन को, तो M2 माइनस M1 इंटू जी, M1 प्लस M2 A के बराबर आएगा। राइट, इसको आप M1 कर दीजिए, इसको M2 कर दीजिए। राइट, ये M1 होगा, ये M2 होगा, क्योंकि इस फ्री बॉडी डायग्राम में मास 1 आएगा, इस फ्री बॉडी डायग्राम में मास M2 आएगा, तो इसलिए इसको रीअरेंज करेंगे। बेसिकली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो आ जाएगा दोनों इक्वेशन को। एक्सेलरेशन निकालने के लिए तो रीअरेंज करेंगे, और M2 M1 हमें पता है, एक 8 है, एक आपका 12 है, 8 और 12 को जोड़िए, ग्रेविटी 10 से मल्टीप्लाई करिए, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अब एक्सेलरेशन आपका आ गया 2। अब 2 को आप इस इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। जैसे हमने टी रखा, ये एक्सेलरेशन रखा, तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन गई। टेंशन निकालने के लिए M2G के चले जाएंगे, रीअरेंज करेंगे थोड़ा सा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका 2M1 M2 बाय M1 प्लस M2 आएगा इंटू जी। थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा आपको। M1 M2 रख देंगे, एक 8 है, एक 12 है, यहाँ वैल्यूज रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 96 न्यूटन आएगा। एक न्यूक्लियस रेस्ट पे है, लेबोरेटरी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया गया है। आपको बताना है यदि ये डिसइंटीग्रेट होता है दो छोटे न्यूक्लियस में, न्यूक्लियाई में, तो जो प्रोडक्ट्स आएंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे इस तरीके से। आप M1 M2 ये तो वो होंगे जो बन के निकले, M हम पेरेंट लेंगे, तो हम इसको क्या कहेंगे, M को हम मास ले लेते हैं पेरेंट न्यूक्लियस का, और M1 और M2 हम मास ले लेते हैं आपके जो डॉटर न्यूक्लियाई है। अभी फिलहाल रेस्ट पे है जो पेरेंट न्यूक्लियाई है, इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम आपका पेरेंट न्यूक्लियस का 0 है। अब आप कह रहे हैं कि V1 और V2 क्योंकि जब ये डिसइंटीग्रेट हुए तो एक M1 वेलोसिटी V1 से जाएगा और M2 वेलोसिटी V2 से जाएगा। V1 वेलोसिटी M1 की और V2 वेलोसिटी दूसरे की, यानी कि एक ऐसा पार्ट था जो दो भाग में टूट गया, एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया। हमको बताना है कि अपोजिट है, ये बताएंगे अभी। तो अब ये जो था इसका तो MV था, लेकिन वेलोसिटी 0 है तो ये हट गया, अब दो बन गए। अब इसकी वेलोसिटी है M1 V1, इसकी वेलोसिटी है M2 V2, मतलब मोमेंटम। अब टोटल लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, इसका M1 V1 प्लस M2 V2। और हम जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब ये है कि हमेशा मोमेंटम प्रिजर्व रहता है। तो इनिशियल मोमेंटम था 0 इसका, जब एक ही न्यूक्लियस था, दो भाग में टूट गया, तो M1 V1 प्लस M2 V2 यानी कि M2 V2 N2 है, बराबर हो गए
इसका मतलब m1 v1 को इधर ले आइए, आप v1 निकालना चाहें तो -m2 m1 बाय v2। अब ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? नेगेटिव साइन बता रहा है कि जो न्यूक्लियस है ये वाकई में अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। 2 बिलियर्ड बॉल्स हैं, सबका जो मास है, बिलियर्ड बॉल्स का आमतौर पर मास सेम होता है, मास 0.05 kg है। ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और इनका स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड। अभी टकराते हैं तो यू बॉल इस तरीके से है, ये इस तरफ आई, ये इस तरफ आई, फिर ये टकरा गई और उसके बाद टकराने पे ऐसा टकराए और उसके बाद फिर ये इस रास्ते, ये इस रास्ते। व्हाट इज द इम्पल्स इम्पार्टेड टू ईच बॉल ड्यू टू अदर? इम्पल्स एक के द्वारा दूसरे पे क्या मिलेगा? तो मास आपको दिया हुआ है 0.05 kg, यहाँ से लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी बताई गई है 6 मीटर पर सेकेंड। अब जो मैग्नीट्यूड है इनिशियल मोमेंटम का, आप m इंटू वी यानी कि 0.05 इंटू 6 कर लीजिए, ये आपका 0.3 kg मीटर पर सेकेंड आ जाए। अब हो क्या रहा है कि टकराने के बाद ये अपनी डायरेक्शन तो चेंज कर ले रहे हैं, इधर चला गया, ये इधर चला गया, लेकिन वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड इन्होंने कहा कि सेम है, सेम स्पीड बताया गया। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? बस इसका अपोजिट है ना, -0.3। इनिशियल मोमेंटम अगर ये है, फाइनल बताया कि सेम स्पीड है, तो वेलोसिटी भी सेम रहेगी, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। पहले ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, फिर अपोजिट चले जाएंगे, तो -0.3 हो जाएगा। अब इम्पल्स कितना मिला? रेट जो चेंज ऑफ मोमेंटम है, यानी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल है आपका 0.3, ये लेंगे, और पी इनिशियल आप ये लेंगे 0.3, -0.3 माइनस 0.3, तो 0.6 हो जाएगा, -0.6। ये आपका इम्पल्स होगा। और जो नेगेटिव डायरेक्शन ये बता रहा है कि जो इम्पल्स दिया गया वो अपोजिट डायरेक्शन में या मिला। एक शेल है जिसका मास दिया हुआ है, ये फायर किया गया एक गन से जिसका मास है 100 kg। यदि जो मजर स्पीड है शेल की, जब मजर मतलब होता है जब बंदूक की नली से या रिवॉल्वर की नली से जब निकलती है गोली, तो उसकी स्पीड क्या है? 80 मीटर पर सेकेंड। अब ये रिकॉइल क्या होगा? क्योंकि जब आप गोली चलाएंगे तो उस गोली के निकलते ही एक रिकॉइल होगा, यानी कि आप हाथ में एक झटका महसूस करेंगे, वो बताना है। तो मास गन का दिया हुआ है 100 kg, मास शेल का दिया है 0.02 kg, मजर स्पीड दी हुई है। रिकॉइल स्पीड के बारे में पता नहीं, अभी उसको भी मान लेते हैं। जो गन है और शेल है इनिशियली वो रेस्ट पे है, ने इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? v। फाइनल मोमेंटम क्या होगा? गोली इस तरफ जा रही है, रिकॉइल इस तरफ जाएगा, ने m इंटू स्मॉल v माइनस m इंटू कैपिटल v। नेगेटिव साइन आपको क्या बता रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि रिकॉइल अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। अब हम जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बताता है? फाइनल मोमेंटम हमेशा इनिशियल मोमेंटम के बराबर होता है, यानी m इंटू वी माइनस m कैपिटल एम वी। ये चीज़ जीरो के बराबर रहेगी। तो इससे हम इसको इधर कर लें, v कैपिटल v निकाल लें, हमारे पास ये 0.020 है, ये 80 है, और ये आपका टोटल मास ऑफ द सिस्टम, मतलब टोटल मास है किसका? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कैपिटल एम की बात कर रहे हैं, यानी कि 100 kg की बारे में बात कर रहे हैं। और क्योंकि हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा अपने इसमें रखें, इसलिए हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस यूनिट में रखें, 0.016 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। एक बैट्समैन साहब है, वो डिफ्लेक्ट करते हैं एक बॉल को, एंगल बताया गया है 45 डिग्री, लेकिन जो स्पीड है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहती है। क्या इंपल्स इस बॉल को मिलेगा? इम्पार्ट कितना किया जाएगा? मास आपको बताया गया है बॉल का है 0.15 kg। कुछ इस तरीके से समझिए कि ये आपका ओ, ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन है बैट की। जो ए ओ आपको लाइन दिख रही है, ये वो लाइन है जिसके अलोंग बॉल बैट की तरफ आती है, ये आप देख रहे हैं डायरेक्शन। उसके बाद जो वेलोसिटी है वो यू है, और ओ भी डायरेक्शन, ये वाला जो डायरेक्शन आप देख पा रहे हैं वो वाला डायरेक्शन है जिसमें डिफ्लेक्शन होता है। और ये पूरा एंगल ए, ओ और बी ये बताया गया है कुल मिला के यहां से यहां तक 45 डिग्री। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? देखिए,
अगर इस थीटा को मानेंगे आप, अगर ये डायरेक्शन है, ये वाला डायरेक्शन है, तो क्या एंगल होगा? ये आपका कॉस कंपोनेंट होगा, यानी कि mu cos थीटा। ये आपका mu cos थीटा है। कभी भी समझिए कि एक इस लाइन में एक आपका कॉस कंपोनेंट होता है mu cos थीटा, ये है mu sin थीटा। mu आपका मोमेंटम है, m इंटू यू मोमेंटम हो गया, और इसका कॉस कंपोनेंट ये हो गया cos थीटा, और ये आपका sin थीटा। तो अगर आप ये वैल्यू रखें m इंटू यू, अच्छा 54 है दिया हुआ है, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको डायरेक्ट ये मीटर पर सेकंड में मिल जाएगा। और cos 22.5 ये आपको देखना पड़ेगा टेबल में, ये आपका एंगल आ जाएगा करीब 20 cos 22.5 ये वैल्यू आएगी। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको यहीं रहने देते, ये अलोंग NO है, ध्यान रखिएगा, इस तरीके से इस डायरेक्शन में है। अब हम बात करें BO, लेकिन अब यहां पर डायरेक्शन चेंज हो गया। इसका मतलब जो हम इस कॉस के बारे में बात कर रहे थे, कॉस थीटा, इसके लिए भी यही कॉस होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब अगर ये mu cos थीटा है, तो फाइनल मोमेंटम जो बॉल का होगा वो mu cos थीटा होगा, लेकिन अलोंग ON रहेगा, मतलब इस डायरेक्शन में रहेगा। जो पुश जो पहला था वो इस डायरेक्शन में था, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बॉल इस तरफ आ रही है तो इस डायरेक्शन में, बॉल इस तरफ जा रही है तो इस डायरेक्शन में, क्योंकि बॉल उस तरफ जा रही है, बैट से लग गई है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? PF माइनस, मतलब PI माइनस PU, यानी कि mu cos थीटा ये वाला, और माइनस ऑफ, मतलब इनिशियल और फाइनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन फाइनल तो आपका माइनस mu cos थीटा देना पड़ेगा, क्योंकि एक का डायरेक्शन पहले अगर ये था और दूसरे का डायरेक्शन ये है, तो इसको अगर हम प्लस करेंगे तो इसको माइनस देना पड़ेगा, और माइनस तो खैर चेंज के लिए आता ही है। ये माइनस माइनस बन के प्लस हो जाएगा, यानी कि ये कुल मिला के 2 mu cos थीटा हो जाएगा। अब ये जो चीज आई है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि ये पूरी चीज को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 4.16 किलोग्राम पर मीटर आ जाएगा। एक पत्थर है जिसका मास 0.25 kg है, उसको टाई किया गया स्ट्रिंग के एंड में और उसको घुमाया गया सर्कल में, जिसका रेडियस 1.5 मीटर दिया हुआ है, और स्पीड दिया है 40 रेवोल्यूशन पर मिनट एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में। टेंशन क्या होगा स्ट्रिंग में, और साथ में बताना है कि क्या मैक्सिमम स्पीड होगी जिससे स्टोन को, पत्थर को घुमाया जाए। जो मैक्सिमम टेंशन है उस स्ट्रिंग का जो होल्ड कर सकती है या उसका थ्रेशोल्ड है, वो 200 न्यूटन दिया हुआ है। तो मास आपको दिया हुआ है 0.25, रेडियस आपको दिया 1.5, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड यानी कि 40 रेवोल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है, तो सेकंड के लिए निकालेंगे तो मिनट की जगह सेकंड कर देंगे। आप जानते हैं कि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 40/60 कर दिया हमने, तो 2/3 RPS आ गया, रेवोल्यूशन पर सेकंड। अब हम जानते हैं कि जब ये सर्कल में घूम रहा है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी जो v/r होती है, v = r ओमेगा होता है, तो ओमेगा = v/r, यानी कि ये होती है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी एन। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इस स्टोन का, वो कौन दे रहा है? वो टेंशन T, स्ट्रिंग दे रहा है। टेंशन T ही सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। T आप जानते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वह mv²/r होता है। अब v²/r इसकी जगह यहाँ पर अगर हम रखें तो इसकी जगह हम v = r² ओमेगा² कर सकते हैं, r कैंसिल हो जाएगा तो mr ओमेगा² आ गया। ओमेगा की जगह आप 2 पाई फ्रीक्वेंसी रख दें, जो ये ओमेगा हमने यहाँ निकाला, तो 0.25 इंटू 1.5, मतलब वैल्यूज रख रहे हैं 2 इंटू 3.14, और n की जगह हमने 2/3 RPS निकाला था, ये आपका 6.57 न्यूटन आ गया। जो मैक्सिमम टेंशन स्ट्रिंग विद होल्ड कर सकती है वो है 200 न्यूटन। अब टी मैक्स निकालेंगे, टी मैक्स क्या होगा? mv² max/r, बिल्कुल यही चीज़ कर लेंगे, यहाँ टी मैक्स रख देंगे बस। अब v² मैक्स निकालना है तो r को ऊपर ले जाइए, m को नीचे ले जाइए, बाकी अंडर रूट कर दीजिए, यानी कि टी मैक्स इंटू r/m। अब टेंशन आपको 200 दिया हुआ है मैक्सिमम, 1.5 इसकी हर r दी हुई है रेडियस, और 0.25 आपके पास है मास, तो अंडर रूट निकालेंगे तो 34.64, यानी कि मैक्सिमम स्पीड जो स्टोन की है 34.64 आ जाएगी। पिछले डिस्कशन में जो स्पीड है स्टोन की उसको इंक्रीज किया गया, जो मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू है, और उसके बाद बनी बात है कि जो रस्सी है वो टूट या धागा टूट जाएगा। अब जो ट्रेजेक्टरी बनेगी पत्थर की उसके बाद क्या होगी, मतलब ये है
कि ये घूम रहा है और जैसे ही आपने स्ट्रिंग काट दी वो किस डायरेक्शन में जाएगा, तो उत्तर है इसका टेंजेंशियली। जैसे मैंने आपको बना के भी दिखाया, जब स्ट्रिंग टूटेगी तो स्टोन ये डायरेक्शन, इसकी वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है, तो वेलोसिटी टेंजेंशियल है, उस डायरेक्शन में मूव करेगा। पहले लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम जानते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी का है वो टेंजेंशियल होता है, यानी सर्कल के टेंजेंट पे होता है इस तरीके से। और उस समय पाथ, इस इंस्टेंट पे जब काटा गया तो इसका टेंजेंशियल पाथ है, तो उसी डायरेक्शन में ये मूव करेगी। आपको बताना है कि एक एक करके देखते हैं। अ हॉर्स कैन नॉट पुल अ कार्ट एंड रन इन एम्प्टी स्पेस। अगर मतलब एक घोड़े की बात हो रही है, वो कार्ट को नहीं खींच पा रहे, तो अगर किसी भी कार्ट या किसी भी चीज को अगर खींचना हो तो घोड़ा करता क्या है, वो ग्राउंड पे अपना अपना पैर जमाता है और आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन जो ग्राउंड है वो भी तो इक्वल और अपोजिट रिएक्शन दे रहा है उसके उसके फीट पे, उसके पैरों पे। अब यही रिएक्शन उसको आगे बढ़ने में कामयाब करता है। अब कोई एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पर कोई रिएक्शन फोर्स है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पर हॉर्स या घोड़ा इसको पुल नहीं कर पाएगा। अब अगला ये देखते हैं। पैसेंजर्स आर थ्रोन फॉरवर्ड व्हेन देयर सीट्स व्हेन अ स्पीडिंग बस स्टॉप सडनली। अब ये इस तरीके से बस जा रही है, आप यहाँ बैठे हुए, जैसे ही रुकेगी आप आगे की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक इनर्शिया में हैं। जब एक बस एकदम से रुकती है तो हमारा या पैसेंजर का जो लोअर पोर्शन है, जो सीट के साथ जुड़ा हुआ है, सीट पे बैठे हुए हैं, वो एकदम से रेस्ट पे आ जाता है। लेकिन हमारा जो ऊपर का पोर्शन है बॉडी का, वो तो अभी मोशन में है, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इनर्शिया बताता है। इसका मतलब आगे की जो बॉडी है वो आपकी आगे की तरफ आएगी, मतलब ऊपर की बॉडी आगे की तरफ आएगी अगर एकदम से बस रुक गई। इट इज इजियर टू पुल अ लॉन मूवर देन टू पुश इट। लॉन मूवर को खींचना आसान है, उसको पुश करना थोड़ा मुश्किल है। अब देखें, जब आप लॉन मूवर को खींचते हैं तो फोर्स एक एंगल थीटा पे लगता है इस पे। अब ये फोर्स मान लीजिए इस तरीके से लग रहा है, इसका आपका एक वर्टिकल कंपोनेंट है, एक आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो वर्टिकल कंपोनेंट जैसे ये ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ये क्या करता है, ये इफेक्टिव वेट है, देखिए mg है, वेट यहाँ की तरफ लग रहा है, ये इफेक्टिव वेट इसका कम कर देता है, क्योंकि यहाँ पर mg माइनस एफ साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन जैसे आप पुश करेंगे, जब आप पुश करेंगे तो जो फोर्स होगा जो एंगल थीटा पे लग रहा है, वो आपका किस तरीके से लग रहा है, जब आप पुश कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जब आप पुल करेंगे, पुश कर रहे हैं, ये आपका अगर इस तरीके का एफ है तो एफ साइन थीटा इस तरफ से लगेगा और एफ कॉस थीटा इस तरह लगेगा और एफ साइन थीटा इस तरह लगेगा, क्योंकि थीटा भी वाला एंगल है, ये थीटा है, तो एफ इस तरीके से देखिए, ये आपका एफ कॉस थीटा हो गया, ये एफ साइन थीटा हो गया, कॉस है। इस केस में जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, जो लग रहा है डायरेक्शन वेट के साथ लग जा रहा है, ये आपका वेट है mg, और ये एफ साइन थीटा भी इसी के साथ लग जा रहा है, यानी कि एफ साइन थीटा प्लस mg हो रहा है, जो कि इस केस में एफ साइन थीटा माइनस mg था। वहां सब्ट्रैक्शन हो रहा था तो वैल्यू कम हो गई, यहाँ एडिशन हो रहा है तो वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई। इसका मतलब जो इफेक्टिव वेट है मूवर का वो बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि जो पहले केस में हमने देखा, पुल करना आसान है, खींचना आसान है, पुश करना मुश्किल है। अब है अ क्रिकेटर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड्स व्हाइल होल्डिंग कैच। जब क्रिकेटर, मंझा हुआ क्रिकेटर जब बॉल पकड़ता है तो अपना हाथ वो पीछे करता है। तो न्यूटन का अगर हम लॉ देखें तो हमारे पास एक इक्वेशन है, F इक्वल टू ma, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोमेंटम भी आता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स आप जो बंदा लगा रहा है उस बॉल को रोकने के लिए, मास है बॉल का मास, और डेल्टा टी वो छोटा सा टाइम है जिसमें वो बॉल को रोकता है। अब देखिए जो इम्पैक्ट है फोर्स का,
मैं पहले आपको बता दूं, जो फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम से। अब जो इम्पैक्ट है फोर्स का वो पूरी तरीके से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम से। तो एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम से। इसका मतलब ये है कि अगर जितना समय ज़्यादा वो रखेगा अपने हाथों में, उतना कम फोर्स लगेगा उसको। इसीलिए वो ज़्यादा देर तक हाथ में रखता है, जितना ज़्यादा रखेगा उतना कम फोर्स लगेगा। तो ज़्यादा देर तक हाथ में रखता है, तो इसलिए कम फोर्स लगता है इसको, और जो हाथ में चोट लगने की संभावना है वो कम हो जाती है। तो ये सवाल जवाब हुए इस टॉपिक के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।